नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है राष्ट्रपति महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हम कम समय में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। संघीय कार्यपालिका का जो वर्णन है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के और 78 तक वर्णन किया गया है। भाग 5 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का वर्णन है जो कि अनुच्छेद 52 में रखा गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्य व शक्ति का वर्णन है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तो होते हैं वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति, ये होती है प्रधानमंत्री, और दूसरा जो वैधानिक जो शक्ति है वो होती है राष्ट्रपति के पास। वैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, दोबारा से हम इस अनुच्छेद को समझ सकते हैं। अनुच्छेद 53 में जिसमें लिखा गया है कार्य व शक्ति जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास जो वैधानिक शक्तियां होंगी उनका प्रयोग राष्ट्रपति अपने अनुसार नहीं करता, बल्कि वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। तो वास्तविक शक्तियां कार्यपालिका की प्रधानमंत्री के पास हैं, जबकि वैधानिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। अनुच्छेद 54 निर्वाचन। अब राष्ट्रपति जो कि वैधानिक प्रमुख होता है तो उसका निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं ये आप देख लीजिए। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का जो होता है उसमें सबसे पहले होता है लोकसभा। ध्यान रखना है, लोकसभा। नंबर 2 राज्यसभा। नंबर 3 विधानसभा, समस्त राज्यों की विधानसभाएं। नंबर 4 दिल्ली व पुडुचेरी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां से कभी कभी प्रश्न यही पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, तो यदि उसमें मनोनीत सदस्य दे देता है तो हमें वो मनोनीत सदस्य नहीं रखने हैं। ध्यान रखना है कि इनमें चारों में ही लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। अब जो नहीं लेते हैं तो एक तो विधान परिषद के भाग नहीं लेते हैं, राज्य विधान परिषद के भाग नहीं लेते हैं। उसका कारण है क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। दूसरा, लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग ये भी नहीं लेते हैं। तो हम फिर से कह सकते हैं दोस्तों, समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुडुचेरी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ये दिल्ली व पुडुचेरी जो संघीय सरकार के अंतर्गत आते हैं, जो कि संघीय राज्य हैं, परंतु यहाँ पर विधानसभा है, इसलिए इन दोनों के भी भाग लेते हैं। भाग कौन नहीं लेते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और राज्यसभा व लोकसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं।
यह ध्यान रखना है दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा। यहां तक चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की बात करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अप्रत्यक्ष पद्धति के गुप्त मतदान द्वारा होता है। गुप्त मतदान द्वारा इसका निर्वाचन होता है। आप इनको एक साथ समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो एकल संक्रमणीय निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अप्रत्यक्ष प्रणाली है। और कैसा मतदान होता है? गुप्त मतदान होता है। एकल संक्रमणीय क्यों है? क्योंकि इसमें एक क्रम के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी जो मतदाता हैं वो मत दे सकते हैं। आनुपातिक इसको हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि राज्यों की विधानसभाएं और संसद के निर्वाचित सदस्य जो कि एक क्षेत्र का अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस प्रतिनिधित्व को बराबर करने के लिए ही इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति अपनाई गई है। और अप्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि इसमें जनता द्वारा इसको सीधे तौर पर नहीं चुना जाता है, बल्कि जनता के चुने हुए जो सीधे सदस्य होते हैं वो ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और गुप्त मतदान होता है क्योंकि इसकी पद्धति प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है, गुप्त होती है, छिपी हुई होती है, इसलिए इसको गुप्त मतदान कहा जाता है। तो प्रश्न हमेशा यही पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस प्रकार की है, तो उसमें ऑप्शन दे दिए होते हैं और आपको उस पर सही ऑप्शन पर टिक करना होता है। और यहाँ पर यह एक प्रश्न भी आता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश के जो एक गणराज्य है उसका प्रथम नागरिक भी होता है। तो दोबारा सुन सकते हैं हम कि भारत का जो राष्ट्रपति है देश का प्रथम नागरिक होता है। यह भी प्रश्न कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रपति से संबंधित सही तथ्य कौन सा है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पदावधि की बात कही गई है। तो राष्ट्रपति की पदावधि पद धारण करने से और 5 वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकता है। कब तक रह सकता है? 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद धारण करने से अपने पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन से तात्पर्य है कि और कोई भी राष्ट्रपति अपने 2 कार्यकाल, उससे ज्यादा 3 कार्यकाल, यानी कितने भी समय तक वो चुनाव, कितने भी विकल्प उसके पास होते हैं, वो चुनाव लड़ता जाता है। परंतु अधिकतर हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो 3 बार राष्ट्रपति का उन्होंने चुनाव लड़ा था, तीनों बार वो जीते थे। इसके अलावा इतिहास को दोहराया नहीं गया है। परंतु अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। वहां पर राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए नियुक्त होता है और 2 बार तक ही वो राष्ट्रपति बना रह सकता है। इससे ज्यादा वह निर्वाचन नहीं लड़ सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है। आप इसको समझ सकते हैं कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। तो पहला, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। तो पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी 35 वर्ष आयु पूर्ण हो गई हो, 35 वर्ष पूर्ण आयु होनी चाहिए, आयु हो चुकी हो। नंबर 3, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। और नंबर 4, वह किसी लाभ पद पर आसीन न हो, लाभ पद पर न हो। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो लाभ का पद दिया गया है, तो लाभ का पद से हम ज्यादा तात्पर्य यही लगा सकते हैं कि वह किसी सरकारी नौकरी पर
ना हो। जैसे यदि वह पहले से ही किसी जगह पर उपराष्ट्र, यहाँ हमारे भारत में उपराष्ट्रपति है, या वह किसी विधानमंडल में है, या फिर वह संसद का सदस्य है, तो वह वहां से त्याग पत्र दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है, परंतु वह किसी सरकारी नौकरी पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। अब बात यह भी आती है कि यह तो सामान्य सी योग्यताएं हैं, तो सभी क्यों ना राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। परंतु 1997 से एक विशेष प्रावधान किया गया है, और वह विशेष प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का 50 सदस्यों द्वारा उसका नाम प्रस्तावित होना चाहिए, 50 सदस्यों द्वारा उसका नाम प्रस्तावित होना चाहिए, और 50 निर्वाचकों द्वारा उसका नाम अनुमोदित होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 100 सदस्य यानी 100 विधायक या सांसद उसकी इस बात की पुष्टि करते हैं, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण शर्त जो है वो सम्मिलित कर दी गई है। तो इस वजह से राष्ट्रपति के लिए चुनाव जो लड़ना है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है एक सामान्य नागरिक के लिए। आगे मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप दोबारा से देख लीजिए, बड़ा आसान है। तो आप समझ गए होंगे। हाँ, इसमें एक और आप जोड़ सकते हैं कि राष्ट्रपति की जो जमानत राशि होती है वो कितने रुपए होती है, 15,000 रुपए इसकी जमानत राशि होती है। यदि वो जीत जाता है या उसकी एक निश्चित स्थिति होती है कि 1/6 जितने भी मत आए हैं, वोटिंग हुई है, यदि उसका 1/6 मत वो प्राप्त नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा कराए गए 15,000 रुपए वो है वो जमा हो सक जाएंगे, उसकी जमानत जो है वो जब्त आरबीआई के अंतर्गत हो जाएगी। मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप दोबारा समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की स्थिति दर्शाई गई है। तो आप इसको 52 से पद को याद कर सकते हैं। यहाँ तक 52-53 को आप एक बार में याद कर सकते हैं कि 52-53 पद कार्य, तो पहले पद होगा तभी उसके कार्य आएंगे, 52-53 पद कार्य। उसके बाद 54-55 को आप एक साथ याद कर सकते हैं। 54 निर्वाचन, और निर्वाचन है तो उसका तरीका क्या है, तो 54-55 में एक तो पहले निर्वाचन, उसके बाद उसके निर्वाचन की पद्धति, उसके बाद 56-57 को एक साथ याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 56 में उसकी पदावधि है, अनुच्छेद 57 में उसके पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था है, अनुच्छेद 58 में उसकी योग्यताओं का वर्णन किया गया है। तो आप इसको 2-2 करके याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। उसके पश्चात में हम देखते हैं अनुच्छेद 60 शपथ। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया है, उसकी योग्यताएं निर्धारित हो गई हैं। अब तो आगे राष्ट्रपति शपथ लेता है, उसको दिलाता कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग। यह जो प्रश्न यहाँ से बनता है, ये इस पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है अनुच्छेद 61। तो महाभियोग अर्थात 61, नाम भी थोड़ा बड़ा है तो आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, इसको आप पॉइंट से जल्दी समझ सकते हैं। तो पहली बात, यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा, पहले इसको किसी भी सदन में लाने के लिए, सपोज राज्यसभा में लाया जाता है तो इसको 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है। 14 दिन पूर्व इसको राष्ट्रपति की सूचना देनी होती है। 1/4 सदस्य यदि राज्यसभा के इसको चाहते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगे, तो 1/4 सदस्य उसको लिख करके राष्ट्रपति को इसकी सूचना देंगे कि आपके विरुद्ध महाभियोग लाया जा रहा है। नंबर 3, तत्पश्चात उस सदन में 2/3 बहुमत से, यानी उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा उसको क्या करना चाहिए, पारित करना चाहिए। तत्पश्चात वह अगले सदन में जाता है,
अगले सदन में उस पर कमेटी बनती है जो उसकी जांच करती है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है या नहीं, और कमेटी इसको सिद्ध कर देती है और तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि कमेटी के समक्ष राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। तो दोस्तों आपको यह प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से और समझ सकते हैं। अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है। आगे अनुच्छेद 72, यहां से भी प्रश्न बन सकता है और वो प्रश्न यही बनता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत होती है। ये किसी भी प्रकार के यहाँ तक कि मृत्यु दंड वाले कैदियों को भी यह उनकी सजा कम कर सकता है, सजा में परिवर्तन कर सकता है या माफ कर सकता है। इस प्रकार की जो शक्ति है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मिली हुई है। उसके बाद अनुच्छेद 123 अध्यादेश 1 2 3, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 1 2 3। अ जो कि अक्षर पहला है अ, तो अ से 1 आएगा, तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति क्या होती है? जब सदन नहीं चल रहा है, सदन जैसे संसद में राज्यसभा या लोकसभा का कोई भी सदन नहीं चल रहा है, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, कानून बना सकता है, जो कि 6 सप्ताह तक मान्य होते हैं, 6 सप्ताह तक मान्य होते हैं। और यदि संसद बैठती है और कानून इसको पारित किया जाता है तो वो कानून का रूप ले लेता है। हम कई बार देख चुके हैं कि तलाक से संबंधित अध्यादेश जारी हुआ था, बाद में उसको संविधान में संशोधन करके कानून बनवा दिया गया था। उसके बाद राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं वो अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय, युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। पर इसमें ध्यान ये रखना है कि मंत्रिमंडल पहले लिखित रूप में राष्ट्रपति को देगा कि इस प्रकार की स्थिति बनी है, आप यहाँ पर देखिए, और आपातकाल की प्रक्रिया होती है। 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति की युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के समय आपातकाल लगा सकता है। 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है, उस समय भी राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। तो आप समझ गए होंगे 352 से तात्पर्य युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, जो अब तक हमारे देश में 3 बार लग चुका है। उसके बाद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने से लगभग 115 बार भी यह लग चुका है, परंतु वित्तीय आपातकाल हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है। तो आप इनको आसानी से एक वीडियो में ही ये सब समझ सकते हैं, और कम समय में मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इसको कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। और आप जैसे कैसे लॉजिक से और तर्क से कैसे याद कर सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 60 है तो शपथ, इस प्रकार याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 61 तो जो कि 60 से बड़ा है 61, और महा होता है वो भी बड़ा होता है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 61 तो 60 से बड़ा 61 है, तो महा बड़ा है तो महाभियोग है। अनुच्छेद 72 क्षमादान, तो 72 में क्या होता है 7 बना है, तो 7 2 यानी राष्ट्रपति जी हमारा साथ दो कि हमने गलती की है, अब उसके लिए हमें साथ दे दो, मतलब हमें माफ कर दो, हमें इससे कोई गलती हो गई वो माफ कर दो, हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, तो साथ दो मतलब साथ दो। अनुच्छेद 123 अर्थात जिसमें अ पहला अक्षर है स्वर में, तो वैसे ही 1 तो 1 पहला है तो 1 2 3 अध्यादेश जारी कर देना, 1 2 3 कर देना। तो इस प्रकार आप इन्हें याद कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।